अच्छा, चलिए आपके पास वापस आते हैं ऋषि जी, तब तक हमें और ऑफिस घुमा दें और ये बता दें कि किस हिस्से में क्या होता है। किस हिस्से में क्या होता है, हर हिस्से की अपनी अलग कहानी है। अब मैं कहूँ कि गणित की, तो हिस्से की कहानी यहीं घटित हो रही है। यहीं डीटीपी है इनकी और यहीं इनके संपादक हैं। हर विषय की जो टीम है वो उसके सामने ही है, तो उसके संपादक और उसकी डीटीपी टीम उनके पास ही है, जहाँ अंतिम प्रोडक्ट तैयार होता है। ये एडिटोरियल हो ये गया। एडिटोरियल पूरा विभाग हो गया। इसके अलावा और इसके कितने विभाग अलावा होते जो हैं? विभाग है वो यहाँ पर हमारा है, ये है आफ्टर प्रिंट, पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट। तो जो भी हमारी प्रिंटेड रेडी फाइल्स हो जाती हैं, जो भी पुस्तकें हम तैयार कर लेते हैं, वो पुस्तकें तैयार होने के बाद पीडीएफ फॉर्म में इनके पास जाती हैं। ये सब देख रहे हैं, क्या ये इस समय मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित मंगल है। अमित, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? जी, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पे मैं लेसन प्लान्स बना रहा हूँ। लेसन थोड़ा समझाएंगे? लेसन प्लान जो हमारी बुक्स हैं, वो ये लेसन प्लान्स मेनली फॉर टीचर्स होते हैं कि वो उस लेसन को किस तरह से पढ़ा पाएँ, उस लेसन से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बच्चे की कौन सी जो आपके क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स होती है, उस एक चैप्टर को किस तरह से इंटरैक्टिव बना पाएँ ताकि बच्चे का और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बन पाए। सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज ही नहीं, जैसे कि आंसर राइटिंग, सिर्फ वही नहीं, और भी इमेजिनेशन उसकी और एनहांस कर सकें, उसके लिए हम लेसन प्लान्स बनाते हैं ताकि एक लेसन को मतलब कितना क्रिएटिविटीली एक टीचर उसको स्टूडेंट के तरफ बता पाए। ओके, तो ऋषि जी, एक लेखक आपके पास आया, आपने उसका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, उसके हिसाब से उसको असाइन किया, कमीशन किया, और फिर उसने एक किताब लिख के दी, आपकी टीम ने उसको एडिट किया। और उस पर जो चित्र, जो भी पुस्तक केवल लेखा मतलब रिटर्न नहीं होती है, पुस्तक अपने आप में एक चलता फिरता संसार है। और पुस्तक के जब दर्शन बच्चा करता है तो उसको पूरा एक जीवन उसमें दिखना चाहिए, उसके उसके परिवेश से जुड़े चित्र उसमें दिखाई देने चाहिए। तो जिस तरीके की कहानियाँ, कविताएं हम अपनी पुस्तकों में संग्रहित करते हैं, उस पर आधारित चित्रों का निर्माण होता है। चित्रों का निर्माण होने के बाद उसकी लेआउटिंग, डिज़ाइनिंग होती है। तो पूरी लेआउटिंग, डिज़ाइनिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो टीटीपी टीम करती है। हर विभाग की अपनी टीटीपी टीम उसकी पुस्तक को तैयार करने का काम करती है। दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, आइए। हम यहाँ वापस लौटेंगे, और भी डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जब देखें कि वो तस्वीरें हैं, जैसे आपने दो बैलों की जोड़ी की कहानी पढ़ी होगी, ईदगाह पढ़ी होगी प्रेमचंद की, तो पूरा ईदगाह में कई स्केचेस के जरिए बताया जाता था कि कैसे वो बच्चा मेले में जाता है और क्या। तो आइए आज वो देखते हैं कि वो तस्वीर बनती कहाँ से है, कैसे सेलेक्ट होती है कि किस कहानी के साथ कौन सी तस्वीर जाएगी। जी जी जी, पहला चरण जो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट है। अच्छा, ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट आ गई। ये अपना हमारे एडिटर हैं जी नमस्कार। ये अपना काम एडिटिंग का हाँ तो शशि जी, किताब आ गई आपके पास, मैन्युस्क्रिप्ट आ गई, अब उस पे क्या तस्वीर चिपकानी है, क्योंकि तस्वीर काफी कुछ समझा देती है, तो वो कैसे फिर? तो तस्वीर दरअसल पाठ्य पुस्तकों में काम क्या होता है कि कहानी आ गई, पाठ्य पुस्तक का एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे पाठों का चुनाव हो गया। अच्छा, क्या है इसको सुना? ये पाठ है। हाँ। ये पाठ हम लेंगे अपनी किताब में। अच्छा। ठीक है, अब इनके लिए कहानियाँ जो भी आई, अब इसके लिए दूसरा काम क्या है कि सेट हो जाए ये किताब ठीक से। सेट करते हैं हमारे बैठे हुए डिजाइनिंग। अच्छा। अब उसके बाद उसमें एक जगह बनाते हैं कि यहाँ पे पिक्चर लगेगी। अब पिक्चर का ब्रीफ हम खुद बनाते हैं अच्छा। कि यहाँ पे, क्योंकि इलस्ट्रेशन होता है, वो ऐसा पिक्चर नहीं है कि पानी गिर रहा है, पेड़ है और अपना कोई भी नेचुरल ऐसे खींच ली फोटो। हम बनाते हैं जो इलस्ट्रेटर बनाते हैं। कहानी को हाँ, उस कहानी के हाँ, उसका कैरेक्टर फिर छोटा बच्चा है तो कार्टूनिस्ट होता है, बड़ा बच्चा है तो थोड़ा सेमी रियलिस्टिक होता है। इस तरह से ग्रेडेड कैरेक्टर में फिर उसका फेस एक्सप्रेशन, ये सारा ब्रीफ करके हम देते हैं कि इस तरह से कहानी, ताकि उसमें चित्र के माध्यम से भी बच्चा समझ सके। कुछ बच्चा क्या होता है कि सिर्फ पढ़ के बहुत अच्छे समझ लेता है, एक बच्चा होता है जो चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ सकता है। तो चित्रों का भी संतुलन उसी तरह से अनिवार्य है ना, क्योंकि आप समझते हैं कि क्लास में हर तरह का बच्चा है। एक बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, एक बच्चा बहुत अच्छा लिख सकता है, एक बच्चा बहुत अच्छे चित्र बना सकता है। तो एक बुक में वो सारे फ्लेवर होने चाहिए, तो उन फ्लेवर का हम ध्यान रखते हैं। और वो उसके एज अप्रोप्रिएट वो कंटेंट है कि नहीं है, वो कहानी कक्षा 2 में अगर जा रही है तो उसके अनुकूल है कि नहीं है, कक्षा 6 का बच्चा है तो उसके अनुकूल है कि नहीं है। और प्लस वहां से उन्होंने जितनी जगह दे दी कि भैया इतनी जगह में ही बनाना है तस्वीर, तो उसके हिसाब से ही वो अधिकार एडिटर के पास रहता है। हम उनको समय समय बताते रहते हैं कि ये जगह ले लीजिए, इतनी जगह ले लीजिए। और जब तक प्रिंट होती है तब तक हमारे पास 2-3 राउंड चलते हैं। चलती किसकी है? आपकी चलती है, उनकी चलती है? आइए आइए ना, उनके साथ ही चलते हैं, उनके पास ही आते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णेंदु कुमार है। पुणेंदु जी, कैसे आप दोनों के बीच में कैसे मांडवाली होती है कि भाई इतना है, क्या है? अब जैसे मैन्युस्क्रिप्ट आपने देख ली वहाँ पर। हाँ। ये उन्होंने पाठों का चयन कर लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई, एडिटिंग कर ली। एडिटिंग करने के बाद जो पाठ है वो इनके पास आता है, ये डीटीपी है।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग हनीजा दिखाइए इनके पास जो है क्या कर रहे हैं। तो किस तरीके से पाठ प्रवाह को एक निश्चित परिधि में लेकर एक पाठ प्रवाह को एक लेआउट में डालकर किस तरीके से अनुक्रम रहेगा, क्या पाठों की सीमा रहेगी, का कौन कौन से पाठ रहेंगे, कौन कौन सी विधाएं रहेंगी, फिर पाठों का जो शुरुआत है वो किस तरीके से रहेगी, फिर आगे कौन सी आर्ट कहाँ अप्रोप्रिएट आर्ट किस तरीके की चाहिए, चित्रों का विवरण रखना, पूरे पाठ को एक प्रवाह रूप में प्रस्तुत करना, ये हमारी डीटीपी का काम है। तो इस तरीके से पूरा पाठ प्रवाह तैयार हो रहा है। देखिए तो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन होता है ऋषि जी की तरफ से, या आप तय करते हो कि आप दोनों आपस में बैठ जाते हो कि भाई यहाँ इतना टेक्स्ट इतना फोटो? नहीं, ये सभी का रहता है, ऋषि सर का भी रहता है, इनका भी रहता है। क्या जाना है नहीं जाना है ये मुझे बताया जाता है। जैसे ये इसका हेडिंग है तो ये मुझे बताया जाएगा इसको ऐसे रखना है, तो उसके बाद से मैं काम करूँगा उसके ऊपर। ये पाठ होता है, पाठ की एक अभ्यास तैयार होती है। अभ्यास में एक विविध चरण होते हैं बच्चे के लिए संज्ञानात्मक स्तर पर, क्योंकि बच्चा अपने संज्ञानात्मक स्तर पर सीखता है। उसका प्रारंभिक चरण है ज्ञान और अंतिम चरण है विश्लेषण। तो जो वो चरण है उन चरणों को किस तरीके से हम छू सकते हैं अभ्यास के माध्यम से, तो उसी तरीके से अभ्यास तैयार किया जाता है। उस अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न निर्माण किए जाते हैं, गतिविधियां निर्माण की जाती हैं, तो उनको पूरा कैसे आपको डालना है एक पाठ में, वो यहाँ पर करा जा रहा है काम। यहाँ पे जैसे आपने पूरा ये प्रश्नोत्तर है, तो ये आप तस्वीरें फिर आप बताते हैं उनको कि यहाँ पे ऐसे बन रही हैं तस्वीरें, जैसे जैसे बनती जाएंगी। जैसे ये पहले पेज को आप देखिए, ये हमने तस्वीरें यहाँ पर सेट करी। इसी तरीके से तस्वीरें और बनती आएंगी। जिस तरीके से हमारे कलाकार काम कर रहे हैं, जो भी चित्रकार हैं, वो आगे की हमें तस्वीरें देते रहेंगे और उनको हम तो यहाँ पे स्पेस तय हो गया, यहाँ तस्वीरें आती हैं, फिर आपका हाँ ये तय हो गया स्पेस। ये इसके बाद अच्छा ये स्पेस तय है, ये खाली जगह है, ये ब्रीफ है। ये ब्रीफ है आर्ट का कि क्या बनना है यहाँ पर। आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये आर्ट का ब्रीफ है। ये क्या बनना है, ये जाएगा हमारा पेंसिलर जो है उसके पास जाएगा, वो इसके हिसाब से पौधे, दीपक, अंधकार का इस तरीके का कुछ एक दृश्य प्रकृति का, क्योंकि ये कविता प्रकृति पर आधारित है, तो इस तरीके का ही एक ब्रीफ हमने यहाँ पर उपलब्ध करा दिया। और जो चित्रांकन करने वाला है वो इसी आधार पर चित्र का निर्णय करेगा, निर्माण करेगा। और यहाँ पर और स्टाइल भी तय होता है उसमें, क्योंकि हमारी हर पुस्तक में आपको पृथक स्टाइल मिलेगा। तो आर्ट का भी कलेवर हम रखते हैं कि किस पुस्तक में किस तरीके का आर्ट जाएगा, किस तरीके की कलरिंग स्टाइल जाएगी, और किस तरीके से उसका पूरा जो आवरण है, किस तरीके के उसके अंदर जो पाठ सज्जा है, तो पाठ सज्जा करना इनका काम है। तो आपने राइटर को असाइन किया, राइटर ने लिख के दे दिया, कमीशन कर दिया। मैन्युस्क्रिप्ट देने के बाद जो भी चयन हुआ, जिन लोगों का भी चयन हुआ, उनकी अनुमति ली जाती है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी का राइटअप नहीं ले सकते कॉपीराइट एक्ट के तहत। तो उनका परमिशन ली जाती है। उन परमिशन लेने के बाद उसको एडिटिंग टीम हमारी पूरा उसको संपादित करती है, संवर्धित करती है अपने लिहाज से, और संवर्धित करने के बाद उसको ऑथर को भेजा जाता है। ऑथर उसको अगर प्रसन्न रहता है उससे तो हामी भर देता है, और फिर उसका अगला चरण ये हो जाता है शुरुआत। यहाँ पर तय हो गया, डिजाइनिंग बन गई, आपने तस्वीरें लगवा दी इसके ऊपर। बीच में कड़ी आती है स्पेलिंग और प्रूफ रीडिंग की, हाँ वो कौन करता है? वो यहाँ पे आने के पहले हो चुकी होती है? यहाँ पर आने के पहले एक राउंड हो चुकी होती है। इसके बाद बात है, जब हम पूरा आर्ट लग जाएगा, पूरा ये तरीके से तैयार हो जाएगी फाइल, इसके बाद दोबारा एडिटर के पास जाएगी। एडिटर उस पर दोबारा अपना काम करेगा, प्रूफ रीडर अपने आप दोबारा काम करेगा, फिर ऑथर के पास जाएगी रिव्यू के लिए। ऑथर से रिव्यू होने के बाद एक जब फाइनल प्रिंट होती है, उससे पहले एक बार और पढ़ी जाएगी पुस्तक में। पुनः संपादन की आवश्यकता महसूस होती है, संवर्धन की आवश्यकता महसूस कई बार होने लगती है कि कोई गतिविधि उचित नहीं बनी है, उसको बदल दिया जाए, कोई पाठ उचित नहीं रहा, उसको बदल दिया जाए। तो इस तरीके के फाइनल पड़ाव तक जाते जाते 3 बार पुस्तक को हम संशोधन के क्रम से ले जाते हैं। मैं प्रूफ रीडिंग के बाद चाहूंगा कि कौन करते हैं, आप उनसे मिलवाएं। अच्छा आप ही। और मैं ये जानना था, नॉर्मली तस्वीर कितने समय में बन जाती है? आपको कई बार बताना पड़ता है सेट है मामला, आपने ब्रीफ दी है, एक बार में बन के आ जाता दे है? दिया 80% तो बन के आ जाता है। पहले उसमें भी पेंसिलिंग आती है कि स्केच बन के आते हैं, फिर कलरिंग होती है उसकी। दिखाएंगे अगर आपके पास कोई स्केचिंग है? स्केच तो सर अब अभी नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो आएंगे हमारे पास, लेकिन मैं किताब वहाँ पे एक रखी हुई है, वो मुझे दिखाएं आप, तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। कैमरे पे ये जैसे सर अभी आपने देख रहे थे, ये एक लेआउट बन के आता है, यहाँ पे एक ब्रीफ लिखा होता है जैसे आपने देखा, तो इसकी पहले पेंसिलिंग बन के आती है। फिर इस पे आर्टिस्ट कलर जब हम प्रूफ कर देते हैं पेंसिल को, इस तरह का है ना, ये जैसे मान लीजिए कि आर्टिस्ट ने ये पेंसिल बना के दी पहले, फिर हम इसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ जी ठीक है ये, तो उसके बाद वो कलरिंग करके देते हैं, फिर हम अपने यहाँ इंटरनली सेट करते हैं। फिर आप प्रूफ रीडिंग की बात कर रहे थे सर, प्रूफ रीडिंग में फिर जो भी लिखा हुआ है उसको, क्योंकि भाषा का काम करते हैं हम, तो उसके संबंध में सबसे बड़ी बात है कि हम क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड में है, पाठ्य पुस्तकें बना रहे हैं, तो हमारी भाषा जो है मानक होनी चाहिए। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तनी जारी होती है, जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में। उसकी मानक वर्तनी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में हम नुक्ता, विसर्ग और क्या कहते हैं अनुस्वार अनुनासिक के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ज्ञान परंपरा है,
वहाँ बेसिकली बच्चे का कंसेप्ट जनरेट हो रहा है। हमारे दफ्तर में भी कई बार होती है कि भाई दादागिरी है या दादागिरी है, या उच्चारण जो है उसके हिसाब से लिखा जाए, या कई बार भाषा में फर्क हो जाता है। तो ये तय करने के लिए आपने बताया था, उसके बारे में विस्तार से बताइए कैसे तय होता है कि मतलब तय करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास है कि हमारे शब्दकोश, और उन शब्दकोशों के लिए हमने कुछ तय शब्दकोश हमारे पास हैं, और उन शब्दकोशों के सहायता से हम वर्तनी को तय करते हैं, और मानक हिंदी वर्तनी के द्वारा जो संस्तुतियाँ दी गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, चल दिए हम आए और आप चल दिए। शब्दकोश लिखे। अच्छा, तो इनके पास मुझे कुछ बहुत स्केच भी दिख रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। जी जी जी, जैसे ये शब्दकोश है हमारे पास, इन शब्दकोशों को हम ध्यान में रखते हैं। फादर कामिल बुल्के, मैं जब ग्रेजुएशन में था तब ये किताब डिक्शनरी मेरे पास थी, और आज तक यही स्टैंडर्ड चल रहा है। हिंदी कोश ये फादर कामिल बुल्के स्टैंडर्ड चल रहे हैं। हिंदी स्टैंडर्ड चल रहा है। हाँ जी, इसके सुधार भी हुआ है, कुछ सुधार भी ऐड हुआ होता रहता है, बिल्कुल ऐड होता रहता है, संशोधित होती रहती है। मानक हिंदी वर्तनी अपने आप में इनसे अलग पृथक कई वर्तनियाँ इजाद करती रहती है समय समय पर। अब जैसे वृहद हिंदी कोश है, ये भी एक बहुत उत्तम कोश है जो कि हर प्रकाशक के पास मुझे लगता है मिलना ही चाहिए। और अंग्रेजी हिंदी का भी हमें आवश्यकता रहती है कई बार, तो वो भी हमारे पास है, क्योंकि हम भाषा को सिर्फ प्रथम भाषा के रूप में नहीं बनाते केवल उत्तर भारत के बच्चों के लिए।